फर्स्ट पॉइंट बनाइएगा। देखिए एक मिनट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम कोई अलग चीज़ है या इट इज जस्ट लाइक ए फ्रेम? जैसे हम लोग कैसे एक फ्रेम, इस फ्रेम से हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड के फ्रेम से काम कर रहे हैं, बस में बैठे हुए हैं तो उस टाइम पे बस मेरा फ्रेम हो गया, ट्रेन में बैठे हुए हैं तो ट्रेन मेरा फ्रेम हो गया। वैसे ही जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए तो उस टाइम पे आप कहाँ से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। तो उस टाइम पे जो फ्रेम रहेगा वही मेरा क्या रहेगा? उस फ्रेम को हम लोग क्या नाम बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? तो लिखिए स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और बॉडी, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज इज दैट फ्रेम फिर से एक बार, द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स और bodies is that frame whose origin is at the center of mass of the system, whose origin is at the center of mass of the system and whose axes are not changing and whose axes are not changing their orientation and whose axes are not changing their orientation relative to axis of inertial frame, relative to and whose axes are not changing their orientation relative to axis of inertial frame। अब चीज़ों को समझिए। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पहला क्वालिटी मैंने ये बताया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा फ्रेम होता है? यस। तो मान लेते हैं कि स्टूडेंट ए मेरा कोई एक इनर्शियल फ्रेम है और एक कोई इंक्लाइन प्लेन है, ओके? और इस इंक्लाइन प्लेन पे एक कोई डिस्क हो सकता है या स्फीयर हो सकता है, हॉलो स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, राइट? और इस किसका, ये जो डिस्क एक जो मैंने ड्रॉ किया, इसको देख रहे हैं आप लोग, ये रिजिड है, राइट? ये जो बेज है वो क्या है? रिजिडली फिक्स किया हुआ है, जस्ट आपको समझाने के लिए। तो एक्चुअल में इट इज, यहाँ देखिएगा, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पर रहेगा और ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। फर्स्ट चीज़ों को समझने की कोशिश करना है। और ये है, मान लेते हैं कि इसको बोलते हैं एक्स डैश। इज इट कंपलसरी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिर्फ एक ही हो सकता है? तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग, जैसे मेरा मर्जी है तो मैंने एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ कर दिया, आप बोले नहीं सर मैं एक्स एक्सिस ऐसे लूँगा, वाई एक्सिस लूँगा, वो भी करप्ट हो जाएगा। तो ये कोई एक मैंने एक्सिस मान लिया एक्स डैश एंड वाई डैश, और ये डिस्क रोल करते हुए नीचे आ रहा है। क्या करते हुए नीचे आ रहा है? रोल करते हुए, राइट? और मैंने एक अलग फ्रेम बनाया जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे रखा। जिसका ओरिजिन कहाँ रखा? सेंटर ऑफ मास पे। एग्री?
तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये नीचे रोल करते हुए आ रहा है और कोई आपको ऐसे दिखा दे और आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये था, ठीक है, और एक जो मेरा ओरिजिनल इनर्शियल फ्रेम था उसका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये था। तो ये जो मेरा फ्रेम है जिसका मैंने इस सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे है, और ये जो मैंने एक्स डैश वाई डैश और बोला कि कुछ टाइम के बाद ये थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि रोल कर रहा है, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, राइट। तो क्या इस फ्रेम को हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोल सकते हैं, हाँ या ना? क्यों? देखिए, तो इसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि मैंने एक लाइन लिखवाया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का जो एक्सिस है वो किसी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसका ओरिएंटेशन एक्सिस का चेंज नहीं होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट। इसका मतलब है कि अगर एक्स डैश ऐसे था तो ऑल द टाइम एक्स डैश ऐसे ही रहेगा, एग्री। ऐसा नहीं कि ये घूम रहा है तो एक्सिस भी घूमना स्टार्ट कर दिया, नॉट लाइक दैट। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एक्सिस किसी गिवन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तभी उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम, करेक्ट। समझे मेरे बात को? अगर एक्स का एक्स जैसे इसका एक्स एक्सिस ऐसे है तो ऑल द टाइम कैसे रहेगा, बट मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक्स डैश को ऊपर कर दिया, वाई डैश को नीचे कर दिया, इसका मतलब एक्सिस को भी घुमा दिया, राइट। समझ रहे हैं? चलिए, इसको बहुत बढ़िया से समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि साइकिल का जो एक्सेल रहता है, यहाँ देखिए साइकिल का ये एक्सेल है ना, साइकिल का पहिया किस पे घूमते रहता है, एक्सेल पे। तो वो क्या रहता है, वो तो एकदम वो रोटेट करता है, वो एक्सेल या वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है, वो देखिए ये ऐसे हो गया साइकिल का एक्सेल, अब पहिया इसको चारों तरफ रहता है, बॉल बीरिंग पे लगा हुआ, राइट। तो अगर पहिया इस पे घूमते रहता है लेकिन एक्सेल तो ट्रांसलेट करता है ना, इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि ये जो हम लोग माने थे इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं बोल सकते हैं, एग्री। क्यों नहीं बोल सकते हैं कि सर यहाँ से यहाँ तक आए तो मेरा एक्सिस ही इस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, जो कि सेंटर ऑफ मास का क्वालिटी नहीं है। ये थोड़ा डेप्थ का बात है, ठीक है। चलिए, आप बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? ओके, यस बोल सकते हैं स्टूडेंट। और जी एक मिनट, इट इज और ये मैंने बात अभी एक रिजिड बॉडी के लिए कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, रिजिड बॉडी किसे बोलते हैं बाद में पढ़ाएंगे रोटेशन में। रिजिड बॉडी का मतलब ये हुआ कि किसी भी रिजिड बॉडी बोल रहे हैं तो उस सिस्टम, अगर वो रिजिड बॉडी है तो उस सिस्टम के अंदर कोई भी एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में रिलेटिव मोशन में नहीं रहेगा, एग्री। एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में नजर आएगा, करेक्ट। यहाँ देखिए, कहने का सेंस ये हुआ कि अगर मार्कर रिजिड बॉडी है तो इसके रेस्पेक्ट में इसका ओरिएंट डिस्टेंस या पोजीशन, इसको ऐसे भी कर देंगे तो क्या डिस्टेंस चेंज हुआ क्या या पोजीशन। इसका मतलब है कि रिजिड बॉडी में एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं दिखता है, तभी उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड, राइट। स्प्रिंग को रिजिड बॉडी में काउंट करेंगे, उसका एक टर्न का दूसरे टर्न के बीच में कंप्रेशन और इलॉन्गेशन के बीच में क्या डिस्टेंस कम और ज़्यादा होते रहता है, राइट।
अच्छा स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि ये जो दो डायग्राम था उसमें हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं बोलेंगे, बट यहाँ पे अब हम लोग इसको सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही बैठ गए, राइट? तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेलोसिटी अलग रहेगा या सेम रहेगा? तो भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ओरिजिन तो सेंटर ऑफ मास में ही होता है, राइट? और आप वहीं पे जाके बैठे हुए हैं, तो जिस फ्रेम में आप हैं उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको मोशन नजर आएगा खुद का। आप बस में बैठे हुए हैं तो बस के रेस्पेक्ट में, बस में बैठे हुए हैं, राइट? आप वहां बैठ कर चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, तो बस के रेस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी क्या रहेगा? बस के अंदर आपको नहीं घूमना है, उसमें जाकर बैठना है, राइट? तो बस के रेस्पेक्ट में आपका अंदर में वेलोसिटी क्या रहेगा? 0। इसका मतलब है कि अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चीज़ों को, किसी रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास फ्रेम पर बैठे हुए हैं, तो उसके रेस्पेक्ट में आपका ट्रांसलेशनल मोशन क्या नजर आएगा? तो सेंटर ऑफ, यहां देखिएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आपको किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठकर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठकर किसी भी रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन आपको नजर नहीं आएगा। कौन सा मोशन नजर नहीं आएगा? प्योर ट्रांसलेशनल, यस, बट आपको रोटेशनल मोशन नजर आएगा। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कलर कर दिया, एकदम यहाँ पे पेरीफेरी पे आपने ऐसे कलर कर दिया है, समथिंग लाइक दिस, कि यह ग्रीन है, ब्लू है, ये है, वाइट है, ब्लैक है, रेड है, ऑरेंज है, इस टाइप का, और यहाँ बैठे हुए हैं, तो आपको ये नज़र आएगा कि ये घूमते हुए ऐसे घूम रहा है, बट ये आपको नज़र नहीं आएगा कि ये नीचे जा रहा है, ट्रांसलेशन कर रहा है, राइट? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से किसी भी रिजिड बॉडी का कौन सा मोशन नज़र आता है? दोनों मोशन, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल, दोनों मोशन नज़र आता है या सिर्फ रोटेशनल मोशन? सर्कुलर मोशन नज़र आता है, राइट? तो एक लाइन लिखिए, हाँ, नहीं, मैंने इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा इसको, इन दोनों को मिलाकर मैंने ये बोला कि अगर एक घूम रहा है और साथ में सेंटर ऑफ मास का एक्सिस पे अगर घूम गया, इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट द क्वालिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, राइट? मैंने बोला कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एक्सिस किसी भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होना है, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक्स डैश, अगर अलोंग द इंक्लाइन, अप अलोंग द इंक्लाइन है, तो यहाँ भी, यहाँ से यहाँ आने के बाद भी इसका क्या रहेगा? अप अलोंग द इंक्लाइन रहेगा, राइट? हाँ, मैंने सोचा कि मैंने पहले आपको रॉन्ग करके दिखाया कि देखिए अगर ऐसा, अगर यहाँ से आए और यहाँ तक आए और अगर ऐसा हो गया तो क्या इन दोनों को मिलाकर क्या इसको हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम बोलेंगे इन दोनों को? तो मैंने बोला अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं है, राइट? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। एग्री? सेंटर ऑफ मास फ्रेम का एक्सिस को रोटेट नहीं करना है, क्या करना है? ट्रांसलेट करना है सिर्फ। एग्री? एक कुछ ऐसा मैं बताना चाह रहा हूं स्टूडेंट कि ऐसा कोई एक्सिस बना लिए और यहां पर रख दिया, ठीक है? ऐसा एक्सिस एक्स डैश एंड वाई डैश, राइट? तो ये जो डिस्क है वो घूमते रहेगा, बट ये नहीं घूमेगा, ये जैसे है वैसे आते रहेगा, राइट? इसका मतलब है कि अगर इसमें हम लोग बैठ गए तो जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रहेगा, तो लेकिन ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या रहेगा? तो सर सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेलोसिटी तो वही रहेगा जो सेंटर ऑफ मास का रहेगा, राइट? और किसी भी सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल, पूरे सिस्टम का वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहता है? पूरे सिस्टम का वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहता है, राइट? एग्री ना?
तो पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन को हम लोग किसको देखकर बताते हैं? सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को, राइट। बट जहां पे आप बैठे हुए हैं, जिस फ्रेम में आप बैठे हुए हैं, उस फ्रेम का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है या सेम है? सेम है। तो क्या सेंटर ऑफ मास फ्रेम का, इसका मतलब है कि अगर आप जब सेंटर ऑफ मास में ही बैठ गए तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी नजर आएगा, या जिस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी जीरो? क्यों जीरो? क्योंकि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेलोसिटी डिफरेंट या सेम? सेम वेलोसिटी है, राइट। तो फिर अगर आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हैं तो इस बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन आपको नजर नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा मोशन नजर आएगा? रोटेशनल मोशन। एग्री? लेकिन ये स्टेटमेंट किसके लिए है? दिस स्टेटमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिस्टम नहीं, दिस स्टेटमेंट फॉर रिजिड बॉडी सिस्टम। किसके लिए? एक लाइन लिखिए, फॉर ए रिजिड बॉडी सिस्टम for a rigid body system from center of mass frame we only observe rotational motion, not translational motion. यहाँ फिर से एक बार लिखिए, फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रेम फॉर ए रिजिड बॉडी बी ओनली ऑब्जर्व रोटेशनल मोशन, नॉट ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट टाइम से कोई पूछेगा ऐसा क्यों, तो क्या बोलना है कि रिजिड बॉडी में के टाइम पे हम लोग सेंटर ऑफ मास में बैठ जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उस सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी रहेगा तो वही तो फ्रेम का रहेगा, राइट। तो ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आता, सिर्फ कौन सा मोशन नज़र आने लगता है? रोटेशनल मोशन। एग्री? इसका मतलब किसी भी रिजिड बॉडी का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी भी रिजिड बॉडी का सिर्फ रोटेशनल मोशन ऑब्जर्व करना है, तो कहां से ऑब्जर्व कर लीजिए? सेंटर ऑफ, यस। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, सब लोग सुनिएगा ध्यान से, ए म्यू इक्वल टू 0 है, राइट। म्यू इक्वल टू, तो अब क्या करना है कि इसको ओमेगा से घुमा देना है, तो सिर्फ ओमेगा से रोटेट करके अगर यहाँ पे रखेंगे, ये आगे जाएगा या पीछे जाएगा? ऐसा क्यों? वेरी गुड, फ्रिक्शन नहीं है। तो अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस पे किसी को घुमा कर रख भी देते तो वहीं पे घूमते हुए रह जाएगा, राइट, आगे नहीं जाएगा, राइट। लेकिन ओमेगा से रोटेट करते हैं और उसके बाद वी नोट से आगे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो वी नोट क्या चेंज होगा? या वी नोट और ओमेगा में इस टाइम, इस केस में वी नोट इक्वल टू क्या आर ओमेगा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। जनरली हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं ना, वी इक्वल टू आर ओमेगा, बट इस वी नोट में, इस ओमेगा में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट। तो अगर किसी फ्रिक्शन लेस सरफेस में सेंटर ऑफ मास को वी नोट से प्रोजेक्ट कर दिया और ओमेगा से रोटेट कर दिया, राइट, समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है। दो एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं कि वी नोट से टुवार्ड्स राइट हम लोग आए म्यू 0 के लिए, ऐसा भी हो सकता है कि वी नोट से आगे जा रहा है और घूम पीछे की तरफ रहा है, राइट। ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर म्यू 0 है तो सर बिल्कुल पॉसिबल है, राइट, क्योंकि इसके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बट ये कब होगा? फ्रिक्शन लेस सरफेस में, राइट।
रिलेशन क्यों नहीं होगा उसको आगे पढ़ाएंगे, जब रोलिंग पढ़ाएंगे तो, राइट। जनरली हम लोग किसी चीज़ को रोड सरफेस पर रखते हैं तो आगे बढ़ने के लिए फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट होता है, और इस तरीके से मेंटेन होता है कि उसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड और आर ओमेगा इक्वल रहता है, तब हम बोलते हैं प्योर रोलिंग। बट अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो उस टाइम पे अगर यहाँ पे भी आगे इसकी तरफ इसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं और सिर्फ ऐसे रोटेट करके छोड़ देते हैं, आगे या पीछे जाएगा क्या? एक घूम रहा है पीछे की तरफ और तब इसको थोड़ा आगे की तरफ पुश कर दिए तो ठीक है, V0 से अपने जाएगा, इसमें इसके बीच में कोई रिलेशन बन ही नहीं पाएगा, राइट। कोई रिलेशन बनने के लिए इस पर फोर्स लगने का रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन का, जो कि फ्रिक्शन में आपने ऑप्शन कर दिया है। तो अभी मेरे बातों पे ट्रस्ट करके कि अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस रहेगा तो एक चांस की बात है कि V0 इक्वल टू आर ओमेगा हो जाए, बट ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, एग्री। इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पीछे की तरफ घूमते रहे और आगे की तरफ जाते रहे, राइट। लेकिन ए और ए डायग्राम यहाँ देखना है, ए डायग्राम या ए डायग्राम बोथ आर द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, टू मोशन, रोटेशनल मोशन एंड, बट उस रोटेशनल और ट्रांसलेशन में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं है, बिकॉज सरफेस इज व्हाट, फ्रिक्शनलेस। ओके स्टूडेंट। और तो यहाँ पे इस केस में इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, वहाँ भी कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, लेकिन सिर्फ मुझे प्योर रोटेशनल मोशन को फील करना है। क्या करना है? प्योर रोटेशनल मोशन को ही देखना है, ट्रांसलेशनल को नहीं देखना है। तो आप कहाँ पे जाके बैठ जाइए? यस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में। तो अगर सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएंगे तो क्या ये V0 आपको नजर आएगा? सर नहीं नजर आएगा, क्योंकि मैं भी तो V0 से आगे चलना स्टार्ट कर दिया, राइट। जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप जाकर बैठ गए तो आपका तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में V0 हो गया और सेंटर ऑफ मास का भी V0 है, तो दोनों का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठेंगे तो आपको उस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल मोशन नजर नहीं आएगा, सिर्फ कौन सा मोशन फिर नजर आएगा? ओमेगा, राइट। इसका मतलब है कि भाई सेंटर ऑफ मास फ्रेम में किसी भी रिजिड बॉडी का जब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो उस रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से मिलेगा या रोटेशनल काइनेटिक मिल जाएगा? रोटेशनल मिल जाएगा। ओके, यहाँ तक आ जाइए, ठीक है। एनीवे अभी इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास फ्रेम का मेन बस थोड़ा सा जान गया कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम भी कुछ होता है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कुछ होता है, क्या होता है सर? ऐसा फ्रेम जिसका ओरिजिन कहाँ पे हो? सेंटर ऑफ मास पे हो, और उसका एक्सिस किसी गिवन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में उसके एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम से हम लोग को उस सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आता है, सिर्फ कौन सा मोशन नज़र आता है? रोटेशनल, एग्री। चलिए अभी जो बोलने जा रहा हूँ ये कभी IIT में ऑब्जेक्टिव आ चुका है और आपको HCB में भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मेरा कोई एक इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है स्टूडेंट। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है R1।
इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर है r2, पोजीशन वेक्टर है r3। सब लोग को नज़र आ रहा है? r4, r5। चलिए, और मान लेते हैं कि यहाँ पे है सेंटर ऑफ मास। तो R सेंटर ऑफ मास के लिए क्या लिखेंगे? यही लिखते थे m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 टोटल मास। ठीक है ना? चलिए, ये तो बहुत पहले से ही लिखे हुए हैं, एग्री? तो ये जो आपने सेंटर ऑफ मास निकाला वो किस फ्रेम के रेस्पेक्ट में निकाले हैं? तो सर जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप काम कर रहे थे, ये आपका फ्रेम सेंटर ऑफ मास फ्रेम नहीं था, ऑब्वियसली नहीं था, राइट? तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैंने m1, m2, m3, m4, m5 इन सब का पोजीशन वेक्टर बताया, उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मुझे सेंटर ऑफ मास फ्रेम का पोजीशन मिला, राइट? यहाँ तक हो गया? अब चलिए स्टूडेंट, आप इसको क्या बोलेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को जब मैंने एरो ड्रॉ कर दिया? तो सर ये तो है r1 डैश। r1 डैश क्या है बोलिए तो? वन, वेरी गुड, विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट? r2 डैश क्या है? बोलना सीखिए भाई, नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, राइट? r3 डैश क्या हो जाएगा? यस, एंड सो ऑन, राइट? तो अब जैसे यहाँ देखिए, ये जो था वो था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू s, जो मेरा फ्रेम का नाम s है, राइट? मेरा ओरिजिनल फ्रेम का नाम क्या है? s, एग्री ना? वैसे ही मैं ये भी तो निकाल सकता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? हाँ या ना? ये था पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू विच फ्रेम? फ्रेम s। वैसे ही ये फार्मूला तो हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में भी तो अप्लाई कर सकते हैं। क्या लिखकर? m1r1 डैश लिख सकते हैं, m2r2 डैश, राइट? एंड सो ऑन, और डिवाइडेड बाय व्हाट? हो गया? अब बताइए शुभांकर, ये वैल्यू कितना? जितना भी ऑनलाइन में स्टूडेंट हैं वो बताइए। वेरी गुड सर, ये वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सारा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन पे ही है, राइट? तो क्या इसको जीरो लिख सकते हैं? इसको नहीं जीरो लिख सकते, बट इसको तो जीरो लिखना पड़ेगा, राइट? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, राइट? किसी को डाउट है तो अभी पूछ ले, ऐसा नहीं कि आगे बढ़ने के बाद कि सर ये कैसे हो गया। इसका वैल्यू अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू जीरो होना चाहिए, क्योंकि जिस फ्रेम में हम लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली उस फ्रेम का ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास है, राइट? सब लोग ऑनलाइन में ज्वाइन किए हुए हैं? हाँ, तो आप लोग का साप्ताहिक अटेंडेंस का सीट आपके ऑनलाइन
जब ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में तो मैं देखता ही रहता हूँ, बट ऑनलाइन क्लास में तो देख नहीं पाता हूँ। आप प्लस क्लास में जैसे यहाँ पे जब क्लास करते रहते थे, ये बात मैं अपने बच्चे का ऑनलाइन क्लास से सीखा। प्रॉपर एकदम यूनिफॉर्म में बैठना है भाई, कैमरा ऑन करके सामने, जा ही नहीं सकते हो। जैसे कैसे कि यहाँ पे क्लास चलता है, 10 मिनट का ब्रेक आता है, 10 ब्रेक ले जाइए। आप लोग का भी ऐसा होता है स्कूल के क्लास के लिए? मैं कभी भी बोल सकता हूँ कि वीडियो ऑन कर लीजिए, म्यूट करके ऑडियो, ठीक है, ताकि लोग ज्वाइन करें, कहीं और तो नहीं है। इसलिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ क्लास करते रहिएगा। वीडियो ऑन नहीं करना है, बट मेरे क्लास में मैं कभी भी कि हाँ आपसे पूछ सकता हूँ। मुझे आप लोग को पढ़ाना है दिसंबर तक बहुत अच्छे से, उसमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि बस क्लास में बैठ गए चलो ज्वाइन कर लेते हैं, नॉट लाइक दैट। हालांकि इतना पढ़ाने के टाइम पे दिमाग काम करता नहीं है, बट ये सब आप कुछ आपके ऑनेस्टी पे है, बट कभी भी मैं बोल सकता हूँ ये बात। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हटाएं। और कल 2-3 दिन में मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे क्या होता है, शुरू में ज्वाइन करते हैं और उसके बाद हाफ एन आवर के बाद वहाँ से चले जाते हैं। मतलब हाफ एन आवर पहले ही मीटिंग को लीव कर जाते हैं। या तो उनको फ्लूइड मैकेनिक्स पे बहुत ज़्यादा पकड़ है, तो एक आध दो प्रॉब्लम वर्कआउट में बहुत बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम है HC बराबर में, या तो उसको बना लिए होंगे, ये भी हो सकता है। चलिए यहाँ से लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ देखिए, इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये R1 डैश क्या है, व्हाट इज R1 डैश? पोजीशन वेक्टर। तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एक मिनट लेट मी फिनिश, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर निकालते हैं, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मिलेगा, राइट? तो इसको अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट? अच्छा, ये बहुत बड़ा इक्वेशन है, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम में M1 R1 डैश प्लस M2 R डैश, इसका सम 0 होगा, राइट? सम ऑफ MI RI डैश किस फ्रेम का बात कर रहे हैं, इक्वल टू व्हाट, 0। तो इसका एप्लीकेशन में HCB या कहीं का बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम में इसको कहीं भी लगा सकता हूँ। वहाँ पे ये आकर प्रूफ नहीं करते रहेंगे कि सर क्यों 0 कर दिए, राइट? शॉर्ट नोट्स में रहेगा ये चीज़। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या लिख सकते हैं, M1 V1 डैश, बट ये V1 डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 विथ रेस्पेक्ट टू विच फ्रेम, फ्रेम S या विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम? M2 V2 डैश, M3 V3 डैश एंड सो ऑन इक्वल टू व्हाट? चलिए बर्निल बताइए, यहाँ से आपने क्या सीखा? आप बोले सही, उसको और भी बढ़िया बना के बोल सकते थे, सर सेंटर ऑफ मास इज मोमेंटम फ्री फ्रेम, इट इज लीनियर मोमेंटम ना। इसको बोलिए था एकदम बिल्कुल, बहुत एक होता ना लिख रहे हैं और थोड़ा बढ़िया राइटिंग लिख दे तो और भी बढ़िया हो गया। तो ये क्या है, ये सब मिला दीजिएगा तो इट इज द नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? इट इज P1 डैश ना, P2 डैश, P3 डैश एंड सो ऑन इक्वल टू व्हाट? इसको क्या बोलिएगा, नेट मोमेंटम ऑफ, राइट, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। यस, इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ मास से किस, यहाँ देखिएगा दिस इज द वजह ना, दिस इज द रीजन कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम मिला क्या, 0।
तो मैं तो पहले ही ये बात बोल दिया था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आता है, राइट। लेट मी फिनिश। मैंने बोला पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन नज़र नहीं आता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत डर रहता है कि बच्चे बातों को मैनिपुलेट करते हैं। मैंने पूरे सिस्टम का किसी एक सिस्टम के अंदर के पार्टिकल्स का मोशन हो सकता है क्या? V1 है या इन सब का सम 0 है? इसका मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में पूरे सिस्टम का ट्रांसलेशनल मोशन नजर नहीं आएगा, बट सिस्टम के अंदर का पार्टिकल का ट्रांसलेशनल मोशन उसके सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के रेस्पेक्ट में नजर आ सकता है, राइट। मैंने ये नहीं बोला कि V1 0 हो जाएगा, V2 0 हो जाएगा, बट इन सब का सम 0 हो जाएगा। एग्री? V1 V2 may or may not be 0, but sum of this must be equal to what? 0. So from here we can say that center of mass is which type of frame of reference? This is the objective of advance. Already बहुत पहले 20 साल पहले पूछा जा चुका है। सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा फ्रेम है? मोमेंटम फ्री फ्रेम है। बोले 2-4 बार, लीनियर मोमेंटम फ्री फ्रेम, राइट। क्योंकि उसका सिस्टम का लीनियर मोमेंटम का सम क्या होता है? 0 होता है। एग्री? देखिए, फ्रॉम हेयर वी ऑब्जर्व दैट center of mass frame is momentum free frame, linear momentum free frame, not angular momentum. Center of mass frame is linear momentum free frame. अब ये बात तो HCB का ऑब्जेक्टिव या JEE के यहाँ देखना है ऑब्जेक्टिव मिलता। ये बात अगर यहाँ नहीं, मुझे कितना एफर्ट लगा, थोड़ा सा एफर्ट लगा, प्रूफ कर दिया। आपको भी कॉन्फिडेंस हाँ होना ही चाहिए था। आप ही लोग बोले कि सर होना चाहिए। यहाँ पे आपने बोला सर R-0, मैंने तो बोला नहीं। फिर यहाँ से बस यहाँ के बाद मैंने वहाँ पे एफर्ट लगा दिया, राइट। तो 10 मिनट का प्रूफ में कितना बढ़िया कॉन्फिडेंस आ गया, राइट। बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम में क्या पार्ट ऑफ द सिस्टम का लीनियर मोमेंटम 0 होता है या पूरे सिस्टम का 0 होता है? यस, पार्ट ऑफ द सिस्टम का रह सकता है, नहीं? हाँ, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और मे नॉट बी इनर्शियल। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इनका एक क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज कंपल्सरी ऑलवेज इनर्शियल। तो मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझाने के लिए है बर्निल कि कोई सेंटर ऑफ मास, यहाँ सब लोग सुनेंगे जब बोलते रहते हैं तो यहाँ पे मुझे देखते रहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या है? सर एक पार्टिकल है, राइट। इज इट कंपल्सरी पार्टिकल का मोशन ऑलवेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा रेस्ट एंड मोशन में? मे और मे नॉट, राइट। तो भाई पार्टिकल का वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास भी तो एक पार्टिकल है। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल बर्निल, यहाँ देखिएगा। मान लेते हैं कि ये है एक ब्लॉक है, ठीक है ना, और यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है। और जो फ्री बॉडी डायग्राम आप दिखाते थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उन्हें था कि आप सेंटर ऑफ मास का दिखाते थे। सारे फोर्स का एंजॉय कौन करता है? तो यहाँ पे जो इस पार्टिकल का जो इसका एक्सेलरेशन निकालते थे, इसका जो एक्सेलरेशन निकालते थे आपको पता भी नहीं चला, आप एक्चुअली उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालते थे, राइट। तो इसका एक्सेलरेशन कितना था? G sin थीटा, राइट। एग्री ना? और तब यहाँ पे एक फ्रेम बना दीजिए एक्स और वाई, ऑरिजिन सेंटर ऑफ मास पे रख के। देखिए तो मैंने सही लिखा है, G sin थीटा। अरे फ्रिक्शन लेस है। ऐसे ही डिस्कस किया कीजिए, कुछ भी मन में क्वेश्चन आता है तो अपने पास मत रखिए। अब बताइए, आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे है, वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? सर एक्सेलरेटेड है, राइट। इट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्री? ठीक है बर्निल?
अब यहाँ देखिए, मान लेते हैं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस? फ्रिक्शनलेस सरफेस। इसको 2 मीटर पर सेकेंड से मैं अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस प्रोजेक्ट कर दिया, तो फ्रिक्शनलेस है तो 2 मीटर पर सेकेंड से ही जाते रहेगा, राइट। इसका यहाँ पे एक मान लिया सेंटर ऑफ मास पे एक ओरिजिन फ्रेम बना दिया, जिसका ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे रख दिया। अब यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल या इनर्शियल? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो इनफाइनाइट हो सकता है, वैसा कोई भी नॉन एक्सेलरेटेड, लेकिन नॉन एक्सेलरेटेड व्यू ऑब्जर्व करने के लिए इनर्शियल फ्रेम से ही देखना पड़ता है, राइट। कोई भी फ्रेम कैसा फ्रेम है उसका ऑब्जर्वेशन भी इनर्शियल में रहकर करना पड़ता है। ये हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का पहला क्लास और सेकंड क्लास में पढ़े थे, राइट, अबाउट द फ्रेम। ठीक है, तो अब समझ में आ गया। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम कैसा हो सकता है? इट मे और मे नॉट बी इनर्शियल, राइट, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। दोनों डायग्राम बना ले। हो गया ना? स्टूडेंट सब लोग प्लीज़ अभी अगला 15 दिन तक घर पे ही रहें, बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, ओके। ये मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है। हम लोग को निकलना पड़ता है, हम लोग पेरेंट्स हैं, बहुत सारा काम की वजह से। हालांकि मैं भी अपने आप को, ऐसे तो मैं कैटलिस्ट और घर के अलावा कहीं जा नहीं रहा हूँ, बट फिर भी मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ कि घर पे रहूँ। सिचुएशन इज़ नॉट गुड। मैं डराने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअली सिचुएशन जैसा भी हो, बट अपने आप को सेफ रखना तो खराब बात है नहीं। अभी अगर सब लोग दुनिया बोल रहा है कि अभी ठीक से रहना है, तो थोड़ा सा 15 दिन अलर्ट रहते हैं, नहीं? क्योंकि मोर और लेस जहाँ तक सब लोग बोल रहे हैं कि शायद सेकंड या थर्ड स्टेज समथिंग, आई डोंट नो भाई ये स्टेज क्या है, लेकिन फिर भी सिचुएशन तो इस बार पहले फर्स्ट टाइम में हुआ था कि हाँ ठीक है किसी को हुआ है, रिकवर कर गया 10 दिन में। अभी बहुत जान पहचान के लोग डेथ कर जा रहे हैं, तो उसमें और भी एक डर मन में सबका बैठ जा रहा है। मतलब फ़ायदा इसी में है कि अपने आप को बचा के रखिए। अगर होता है तो स्टीमर घर पे रखिए, स्टीम लेते रहिए। जितना मैक्सिमम प्रिकॉशन ले सकते हैं, बट उसमें बहुत पैनिक होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कहने का सेंस है कि जो रेगुलर रूटीन में आप काम करते हैं उस रूटीन को करते रहिए। थोड़ा सैंड मतलब हाथ हर 1-2 घंटे के बाद अगर आप थोड़ा सा वॉश कर लेते हैं, तो फेस वॉश कर लेते हैं, दैट्स वाई कि थोड़ा सा, फिर अगर हो सकता है तो बाहर थोड़ा भी, अगर कोई लगता है कोई बाहर से आता है तो कुछ देर के लिए, अगर पहले बात तो अलाउ ही मत कीजिए। अगर थोड़ा बाहर में निकलना भी पड़ रहा है किसी कारण से, तो डबल कम से कम मास्क लगा कर निकलिए। एनीवे, ये है मेरा सेंटर ऑफ मास, ओके स्टूडेंट। चीज़ों को ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास। आई है पार्टिकल 1, ये है पार्टिकल 2, ये है पार्टिकल 3, एंड बहुत सारा सो मेनी पार्टिकल्स हो सकता है। आप लोग मुझे बताएं
आर क्या है सर? ए है नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू एस, राइट? विथ रेस्पेक्ट टू एस जो मेरा ये फ्रेम है, ठीक है। और इसमें इस ट्रायंगल में सब लोग देख रहे हैं, न्यू चाहे ओल्ड स्टूडेंट, इस ट्रायंगल में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? ए और ए एक ऑर्डर में है, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? आर प्लस आर डैश, R1 डैश इक्वल टू R1। एग्री? इसका मतलब क्या हो सकता है? R1, इसका मतलब R1 इक्वल टू R प्लस R1 डैश। अब इसको चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए। R1 क्या है? पढ़िए मेरे साथ। R1 इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू S, राइट? और R क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू S। और R1 डैश क्या था? पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एग्री? इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं? V1 क्या है? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू S, राइट? क्योंकि आपने R1 को डिफ्रेंशिएट किया है। इसको क्या लिखिएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू S, राइट? और इसको क्या लिखिएगा? वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि मैंने किसका किसका रिलेशन आपस में निकालने की कोशिश किया? V1 का, V1 डैश का और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का आपस में रिलेशन रहेगा। एग्री? तो ये बात तो रिलेट, इट इज काइंड ऑफ क्या, फ्रेम का कॉन्सेप्ट है, तो रिलेटिव हम लोग रेस्ट मोशन में ही सीख चुके थे, नहीं? क्या रिलेटिव मोशन में ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे कि आदमी एक गाड़ी में है, राइट? और गाड़ी में आदमी दौड़ रहा है और गाड़ी रोड पे दौड़ रहा है, तो मैन का स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए रिलेटिव मोशन का यूज करते थे, राइट? वही काम तो किए हैं। वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू S के लिए क्या लिखे हैं? इसको अगर ऐसे देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू S, तो भी, लेकिन 1 कहाँ? 1 सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में भी तो देख सकते थे। तो वेलोसिटी ऑफ 1 डैश, इस पर तो बहुत सारा क्वेश्चन, वो बग्घी, वो किसका वाला, गाड़ी वाला, काट वाला प्रॉब्लम, कुछ ऐसा ही था ना? चलिए यहाँ तक आइए। तो हो गया रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू S, वेलोसिटी 1 विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके? यस। मतलब इसका कहीं पे अगर इसका बहुत जगह रिक्वायरमेंट आता रहेगा, खासकर रोटेशन में भी, ठीक है? तो उस टाइम पे मैं बार बार ऐसा प्रूफ नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा कैसा होता है, राइट? चलिए मेरे पास कितना पार्टिकल था? बहुत सारा पार्टिकल था, M1, M2, M3, M4, राइट? सारे एक मिनट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एग्री और नॉट? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर बिल्कुल एग्री होना पड़ेगा। आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो जो ट्रेन में दूसरा आपके सामने के सीट पे बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में आपका काइनेटिक जीरो है, राइट? लेकिन जो रेलवे पटरी के किनारे जो खड़ा है, उसके रेस्पेक्ट में आपको काइनेटिक जीरो नहीं है। आप एक अच्छा खासा काइनेटिक के साथ दौड़ रहे हैं, राइट? उसको तो यही लगेगा वजह, क्योंकि जो ट्रेन का स्पीड रहेगा वही आपका बना हुआ है। एग्री ना? तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू S। यहाँ देखिएगा, पूरे सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? S। तो काइनेटिक एनर्जी S के रेस्पेक्ट में, तो स्पीड भी किसके रेस्पेक्ट में? S के रेस्पेक्ट में।
तो क्या ऐसे लिख सकते हैं? बस आप लोग हाँ ना बोलिएगा, ये बहुत मैटर करेगा। V1 लिखे, नॉट V1 डैश, राइट? चलिए यहाँ तक आ गए। काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल टू क्या, इसी को ऐसे लिख सकते हैं, हाफ MI/VI। एक ही बात है ना, ये और भी बढ़िया हो गया। I=1 से I=N, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, क्या हाफ को बाहर निकाल सकते हैं? MI को, सर MI को नहीं निकाल सकते हैं, हर पार्टिकल का अलग अलग मास है, राइट? और VI को ऐसे लिख सकते हैं, VI/VI। इंटू नहीं, VI.VI लिख सकते हैं। क्यों सर? A.A तो A² ही होता था, नहीं? तो ऐसे ही VI का स्क्वायर के लिए VI.VI। एक्चुअली मुझे एक फार्मूला मैं चाहता तो इसको 1 मिनट में, 1 सेकंड में ख़त्म कर देता, बट आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि एक्चुअली ऐसा होता है या नहीं होता है। बट यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन? किसी को कन्फ्यूजन है? चलिए, इस VI को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? देखिए तो स्टूडेंट, V1 इक्वल टू, जस्ट तो पढ़ाया था, V1 इक्वल टू V1 डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या VI इक्वल टू लिख सकते हैं, VI डैश प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? ठीक है। इसका डॉट लीजिए, इस ब्रैकेट को, दिस डॉट दिस क्या हो जाएगा सर? VI डैश का स्क्वायर, एग्री? ठीक है ना? और दिस डॉट दिस सर नहीं पता है, क्योंकि इस वेक्टर के बीच का वेक्टर एंगल नहीं पता, राइट? तो सिर्फ यही लिख सकते हैं। और दिस डॉट दिस देखिए, तो मैंने सही लिखा है गलत लिखा? एक कुछ ऐसा कर दिया है शुभांकर, A+B डॉट A+B, A² और 2A.B और प्लस B²। देखिए तो हो सकता है ऐसा? अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे सर A.B यहाँ तो करेंगे तो A.B यहाँ की जगह तो B.A, तो भाई A.B इक्वल टू B.A होता है, सब वेक्टर में पढ़ते, राइट? हाफ
एम आई वी आई का स्क्वायर। एग्री? अब प्लस इस ब्रैकेट के अंदर मैं एम आई को लेके जा रहा हूं, एम आई वी आई, अरे दो हो जाएगा ना स्टूडेंट, दिस एंड और दिस बिकम्स व्हाट, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, यहां तक आइए। यहां तक आ जाइए। कोई प्रॉब्लम? हाफ को अब अंदर लेके जाना है, क्या इस हाफ को इसके अंदर लेके जा सकते हैं? किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को समीशन के अंदर भी लेके जा सकते हैं और बाहर लेकर सकते हैं। एम आई को नहीं लाकर बाहर ला सकते हैं क्योंकि एम आई में हर पार्टिकल का अलग अलग मास है, वेरिएबल हो रहा है, राइट? यहाँ पे डैश था, ठीक है। चलिए, अच्छा ये बताइए कि इसमें इसको बाहर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? हर पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, नहीं? I1 हो, I2, I3 सबके सेंटर ऑफ मास का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो सेम ही रहेगा ना, तो क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? तो सेंटर ऑफ मास को विथ प्रॉपर फंक्शन डॉट के साथ रिलेटेड है तो डॉट के साथ बाहर निकाल देंगे, राइट? ठीक है ना स्टूडेंट? तो अंदर में बच क्या जाएगा? एम आई वी आई डैश, राइट? और यहां पे क्या इसको बाहर निकाल सकते हैं? हाफ से मल्टीप्लाई भी तो कर रहे हैं, यहाँ देखिए आप हाफ से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ए टू आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब प्लस हाफ इस टर्म में इसको क्या बाहर निकाल सकते हैं? हर पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास का स्पीड सेम ही रहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट? इसको जरा गौर से देख लें, ये क्या है सर? ये तो है सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? है या ना? सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम, क्योंकि डैश है और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सारे पार्टिकल का मोमेंटम का सम 0 होता है, अभी जस्ट पढ़ाए थे, इट इज मोमेंटम फ्री फ्रेम, राइट? इसको 0 बना दें, इसको 0 बनने से पूरा टर्म ही 0 हो गया, एग्री? और ये क्या है? सम ऑफ मास ऑफ ऑल पार्टिकल, मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम। और इस तो बचा कौन सा टर्म सर? एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये बचा है, राइट? तो इसको क्या बोलिए, यहां देखिएगा ये क्या है? तो सर ये तो है, ये सिर्फ इसको देखिए सर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम, राइट? बट i इक्वल टू 1 से n तक तो जाना है, बहुत सारा पार्टिकल है, इसका हम सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन व्हाट? और ये क्या है? सेवन स्टार रिजल्ट। इसका मतलब किसी भी इनर्शियल फ्रेम में, किसी भी, यहां देखिएगा
दूसरे फ्रेम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक जो आता है, उस काइनेटिक एनर्जी का सेंटर ऑफ मास फ्रेम के काइनेटिक के साथ ऐसे रिलेशन रहता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये क्या है बोलिए तो? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन व्हाट? CMF और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एस, राइट? ठीक है ना? ए टाइम जीरो कैसे हुआ, कोई बताया यहाँ पे? यस, सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है? मोमेंटम फ्री फ्रेम होता है। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अभी आज के क्लास में ही तो बताए थे, P1 डैश प्लस P2 डैश, इन सब का सम क्या होता है? जीरो। ये जीरो हो गया तो पूरा टर्म को तो ही जीरो कर दिया। देखिए, ये डेरिवेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, मुझे बस ये फार्मूला आपको देना था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एस। तो काइनेटिक एनर्जी विथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एस दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, उस रिलेशन को मुझे आपको समझाना था और एक फार्मूला देना था, राइट? ठीक है ना? इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं कुछ समझाना चाहूँगा। यहाँ तक हो गया? तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि एक्चुअल में किसी फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी निकालने का एक तरीका तो ये रहेगा कि उसके सारे पार्टिकल का इस फ्रेम इसके रेस्पेक्ट में स्पीड निकाल लेंगे, तब निकाल लीजिए। या समटाइम्स ऐसा रहेगा कि इसके रेस्पेक्ट में ना निकाल के निकालना है इसके रेस्पेक्ट में, बट हम लोग क्या करेंगे, उसके सारे पार्टिकल को सेंटर ऑफ मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में काइनेटिक निकाल देंगे और फिर सेंटर ऑफ मास का काइनेटिक निकाल देंगे। और सेंटर ऑफ मास तो ऑलवेज ट्रांसलेट करेगा। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पार्टिकल है ना। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पार्टिकल है, राइट? तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये कौन सा मोशन है? काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट अबाउट दिस? सर, इट मे और मे नॉट, इट मे और मे नॉट, राइट? हो गया? रोटेशनल, हाँ रोटेशनल रहेगा, बट रोटेशनल के अंदर वो ट्रांसलेशनल भी नज़र आ सकता है, रहेगा रोटेशनल ही। कहने का सेंस है कि जो भी पार्टिकल घूमते रहे उसका लीनियर स्पीड नहीं होता है ओमेगा के साथ। एनी पार्टिकल मूविंग इन सर्किल विथ ओमेगा देन v इक्वल टू आर ओमेगा, उसको लीनियर स्पीड भी तो बता सकते हैं, नहीं? इसलिए अभी ये फार्मूला तो डेरिवेशन समझ में आ गया, बाकी एप्लीकेशन हम लोग बाद में देखेंगे, बहुत जगह रहेगा, आगे का नहीं सोचना है। यहाँ तक समझ में आ गया है? अब इसका छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। आप लोग में से बहुत लोग हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सुने होंगे, सुने? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखिए म्यू इक्वल टू 0 है, क्या है? अब मैंने क्या कर दिया कि इसको ओमेगा से रोटेट कर दिया और वी नोट से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब तब मुझे चाहिए इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस सिस्टम का टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्या चाहिए?
इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ तो दो मोशन का कम्बिनेशन हो गया। कितना मोशन का? तो अब इसमें एक फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी विथ इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। आया ना? और काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप बैठ जाइए, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठ जाएंगे तो सिर्फ में रोटेशनल मोशन ही तो नजर आएगा। और जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपको निकालना है तो एक्सिस वहाँ से ही पास करेंगे, राइट? इसका रोटेशनल में मोशन अबाउट दिस एक्सिस जो मेरा मार्कर है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या डायरेक्टली आई ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, बट ए आई किसके रेस कहाँ से? दिस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, राइट? और प्लस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। कितना लाइफ आसान हो जाएगा, नहीं? अदरवाइज यहाँ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से 2 मिनट में काम चल गया। अगर ये रिलेशन नहीं जानते तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सर कैसे? तो ऐसे नहीं जानते तो आप यहाँ पे इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल है ना शुभांकर, कितना पार्टिकल है? ओके, तो अब इसका क्या करते कि आपको मैं बोलता कि सर इसका वेलोसिटी, इसका बताइए वेलोसिटी स्पीड इसके एस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि काइनेटिक तो एस के रिस्पेक्ट में पूछे हैं, तो आप क्या करते रहते हैं? ए रहेगा क्या पार्टिकल, इसको 1 बोलते हैं, तो ए तो रहेगा सेंटर के रिस्पेक्ट में, राइट? और इसमें चाहे ए ऐसे यहाँ का पार्टिकल, एक पार्टिकल ले लिया तो सर पार्टिकल 1, तो ये जो V1 लिखा मैंने वो तो सेंटर के रेस्पेक्ट में ना, सर्कल में घूमते हुए, और इसमें इसको भी तो जोड़ना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके की चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लास्ट में आपको यही मिलने वाला है। रोटेशन में सब देखेंगे ये सब जो भी मैं बोल रहा हूँ दिस द पार्ट ऑफ द रोटेशन, बट यहाँ पे अगर इसको रिलीज रेस को जानते रहेंगे तो मेरा काम 2 मिनट में चल जाएगा, राइट? इसलिए अभी इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, बस हाँ नहीं, न्यू इक्वल टू जीरो नहीं भी ले सकते हैं। न्यू इक्वल टू जीरो नहीं लेंगे तो क्या होगा, एक कुछ रिलेशन आगे बनना स्टार्ट हो जाएगा भी और ओमेगा के बीच में, ठीक है? और उससे भी मैं अपने आप को बचाना चाह रहा हूँ जानबूझकर। वो रोलिंग में पढ़ेंगे, रोटेशन में बहुत डेप्थ में, ओके स्टूडेंट? बट न्यू इक्वल टू जीरो नहीं भी रहेगा तब भी ये रिलेशन काम करेगा। इस रिलेशन के टाइम पे तो मैंने कुछ सरफेस नहीं लिया ना, एक तो जनरल बात था इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ले, राइट? ऐसा ही एक और रिलेशन देंगे, यहाँ देखिए, ऐसा ही एक और रिलेशन देंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए। अभी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिख दिए हैं, ठीक है? चलिए लिखिए कोलिजन। चलिए स्टूडेंट, कोलिजन क्या है? कितना टाइप का आप कोलिजन जानते हैं? पहले टाइप ऑफ कोलिजन पे ही बात, कौन कौन सा? चलिए ठीक है, टाइप ऑफ कोलिजन।
टाइप ऑफ कोलिजन विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशन। विथ रिस्पेक्ट टू डायमेंशन में 2 टाइप का कोलिजन हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऐसे 3 टाइप का भी रहेगा, बट 2 डायमेंशन तक ही अगर आप समझ जाए तो वही मेरे लिए काफ़ी है। तो 2 टाइप का, एक रहेगा 1 डायमेंशनल कोलिजन और दूसरा रहेगा ऑब्लिक कोलिजन, जिसका दूसरा नाम है 2 डायमेंशनल। ऑब्लिक का ही दूसरा नाम क्या है? तो केस फर्स्ट रहेगा, लेकिन ये बात मैंने इलास्टिक के रेस्पेक्ट में नहीं बोला, ये मैंने विथ रेस्पेक्ट टू डायमेंशन बोला। 1 डायमेंशनल कोलिजन एंड 2 डायमेंशनल कोलिजन, राइट। Then what is the meaning of, how can we identify कि given collision is 1 dimensional या it is 2 dimensional? कोई भी collision 1 dimensional है या 2 dimensional है, how can you identify? देखिए स्टूडेंट, मैं कोलिजन का और सेंटर ऑफ मास का कुछ क्लास लेने के बाद मैं मेडिकल वाले बच्चों के लिए ऑप्शनल कर दूंगा, जब मैं प्रॉब्लम लेना स्टार्ट करूंगा तब पर। जहाँ तक मुझे लगता है कॉमन क्लास रहना चाहिए, वहाँ पे कॉमन मैं भी लेके चल रहा हूँ। जैसे ही मैं बोलूँगा कि आज के बाद 2-3 क्लास मैं इंजीनियरिंग वालों को अलग क्वेश्चन क्लास लूँगा, उसमें मेडिकल वाले आ सकते हैं, बट वहाँ पर मेरा एक लाइन लिखा हुआ मिलेगा, इट इज़ ऑप्शनल फॉर मेडिकल। मतलब उस टाइप का प्रॉब्लम आपको नीट में नहीं आएगा, ओके। बट जब मैं बोलूँगा तब से ऑप्शनल मानिएगा। यहाँ देखिए, पहले चीज़ों को समझिए। मान लेते हैं कि ये 2 स्फीयर है, ऑब्वियसली 1 डायमेंशनल है, इसका मतलब है कि इन दोनों का मोशन अलोंग द सेम एक्सिस रहेगा, राइट। एग्री। और ए है U1 और ए मेरा है एक्स एक्सिस। तो पहला बात तो यह है कि अगर बोथ आर इन मोशन तो दोनों का मोशन अलोंग द सेम एक्सिस होना चाहिए। समटाइम्स ऐसा भी रहेगा कि वन ऑफ द पार्टिकल और स्फीयर आर इन रेस्ट और दूसरा जाके कोलाइड करेगा, बट 1 और इसका रेडियस है R2 और इसका रेडियस है R1, ओके स्टूडेंट। और ए मैं दिखा रहा हूँ इसके सेंटर ऑफ मास। तो 1 डायमेंशनल कोलिजन में दोनों, मान लीजिए 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर का सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ मोशन, यहाँ देखिए, सेंटर ऑफ मास का लाइन ऑफ मोशन के बीच का जो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये जो बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। कौन सा पैरामीटर? तो बोलिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट पैरामीटर? अरे एक लाइन इसको डिफरेंशियल लिखना और रहेगा, तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास of 2 colliding body, right? देखिए, it is perpendicular distance, it is perpendicular distance between line of motion of center of mass, line of motion of center of mass between 2 colliding body, between 2 colliding body। ठीक है। अब यहां देखिए, अगर b का वैल्यू 0 हो जाए, b का वैल्यू 0 हो जाए, दोनों U1 U2 बोथ आर अलोंग द एक्स एक्सिस,
ये तो प्राइमरी क्राइटेरिया था क्योंकि नाम ही तो दिया वन डायमेंशनल। लेकिन अगर बी का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो ए लाइन ऑफ मोशन, ये देखिए ये पैरेलल है बट सेम लाइन नहीं है, राइट। अगर बी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो नहीं लगा कि ए लाइन यहां पे आ जाएगा, ए लाइन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट वन डायमेंशनल कोलिजन होने के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू 0 होना चाहिए। पहला क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, 0, और दोनों का वेलोसिटी अलोंग द सेम एक्सिस, अलोंग द सेम एक्सिस। इसका मतलब कि बिफोर कोलिजन अगर दोनों का वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस है और अगर बी का वैल्यू 0 नहीं है तो आप इमेजिन कीजिए अपने माइंड में कि जब एक दूसरे का टच करेगा कोलाइड करने के टाइम पे, तो नहीं लगता कि जस्ट लाइक दिस ऐसा सिचुएशन हो जाएगा। जस्ट कोलाइड करने से पहले का सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, जस्ट कोलाइड करने से पहले, ठीक है। यस मैं इम्पैक्ट पैरामीटर के बाद मैंने बोला कि अगर बी का वैल्यू ए है इम्पैक्ट पैरामीटर, राइट, तो वन डायमेंशनल कोलिजन होने के लिए सबसे पहला प्राइमरी क्राइटेरिया तो यह है कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ 1 and 2 शुड बी अलोंग द सेम एक्सिस, राइट, along the same direction, along the same axis मतलब सेम डायरेक्शन, राइट, पहला क्राइटेरिया। बट वैल्यू ऑफ बी क्या है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट ऑफ पैरामीटर, उसका वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब ए लाइन U1 और U2 along द सेम लाइन आना पड़ेगा। तो सर अगर सेम along द सेम लाइन नहीं आएगा तो along द सेम लाइन अगर नहीं आता है, जस्ट लाइक दिस, यहाँ देखिए, तो जिस टाइम पे जस्ट बिफोर कोलिजन से नैनो सेकंड पहले, कोलिजन से नैनो सेकंड पहले का सिचुएशन, राइट, नहीं लगता कि ऐसा रहेगा। और जहाँ पे टच करेगा तो कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट तो ही रहेगा ना स्टूडेंट, दिस इज द कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। इसका नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स मैं पढ़ाऊंगा आज, कोलिजन का जस्ट इंट्रोडक्शन देकर छोड़ूंगा, ठीक है। तो इसका जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा वो अलोंग विच लाइन रहेगा, तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर रखता है, राइट। तो ये इस पे एक बहुत तगड़ा वाला नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो सर इधर ही क्यों आपने लगाया, तो मेरा क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन का यही क्राइटेरिया था कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑलवेज कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, और दो स्फीयर का टच में रहेगा तो उसका टेंजेंट ही तो कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट रहेगा। सर्कल में पढ़े ही होंगे। तो भाई ये इस पे इतना बड़ा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ये इस पे लगाएगा, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स क्या अलोंग एक्स एक्सिस रहा या इन एक्स वाई प्लेन लग गया, तो उसके वजह से इधर भी तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा और इसका इधर भी हो जाएगा, राइट। तो फिर वन डायमेंशन में हो रहेगा क्या, या आफ्टर कोलिजन 2 डायमेंशन में चला जाएगा, एग्री। लेकिन अगर B का वैल्यू यहाँ पे ए जो मैंने डायग्राम दिखाया जस्ट बिफोर कोलिजन, जहाँ पे B का वैल्यू 0 नहीं था, इवन इफ दोनों का U1 U2 अलोंग द सेम एक्सिस था बट B का वैल्यू 0, इसका मतलब वन डायमेंशनल कोलिजन में अगर कोई बोलेगा कि वन डायमेंशनल कोलिजन के लिए अगर कोई बोलेगा कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल अलोंग द सेम एक्सिस, इज इट कंपल्सरी कंडीशन फॉर वन डायमेंशनल कोलिजन, इट इज नॉट कंपल्सरी, राइट। लेकिन अगर B का वैल्यू 0 रहता स्टूडेंट, यहाँ पे B का वैल्यू 0 नहीं है, अगर B का वैल्यू 0 होता, इसका मतलब है कि सर जिस लाइन के अलोंग U1 रहता उसी लाइन के अलोंग U2 भी रहता, राइट, एग्री ना। और कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट ये बनता, एग्री। आप खुद तो सोचिए, यहाँ देखिए, इसको ऊपर लाकर यहाँ रख देंगे, नहीं,
तो बी का वैल्यू बिकम्स व्हाट, 0, बी का वैल्यू 0। और जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो इसका कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट ये बन गया, एक क्या बन गया, कॉमन प्लेन ऑफ, इसमें मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है, बोले क्या, कोलिजन से बहुत क्वेश्चन आता है नीट में इसलिए केयरफुल रहना है। इससे पहले के क्लास में मैं नहीं बोला था, बट कोलिजन में जहाँ तक आपको अभी बताऊंगा, कोलिजन में खास करके बहुत फेवरेट होता है नीट के में, और इतना आसान रहता है ना कि देख के टिक लगा दीजिएगा, जितना यहाँ पे क्वेश्चन ले लूँगा उससे बहुत कम लेवल का रहेगा। बस अगर अगला 4 क्लास तक अगर आप अपने आप को मेंटेन कर पाए तो समझिए कोलिजन का क्वेश्चन फिर नहीं छूटेगा, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे हैं अच्छा खुशखबरी है, मतलब शायद सिलेबस रिड्यूस कर देगा क्या चलिए हम लोग अभी इसी खुशी के में हैं कि कहाँ से कोई अच्छा बात सुनने को मिले। ये रहेगा नॉर्मल फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, नहीं ये मेरा 2 था, ये नॉर्मल फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, राइट। ये U1 मैं किसका दिखाया हूँ, 1 का, नहीं, ये 2 किसका दिखाया हूँ, 2 का, राइट। इस ये मेरा यहाँ पे है और ये मेरा यहाँ पे है, राइट। अब बताइए ये नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे पे जो लग रहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो लगा वो XY प्लेन में है या अलोंग द X एक्सिस ही है। तो इसके वजह से ये अपने लाइन ऑफ मोशन को लीव कर पाएगा क्या, या इसका ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन मेंटेन रहेगा, मेंटेन रहेगा, राइट। तो अब बताइए कोई आपसे आज के बाद अगर कोई पूछेगा कि व्हाट आर कंप्लीट क्राइटेरिया कंडीशन फॉर 1 डायमेंशनल कोलिजन, 2 लाइन में समझा देना है किसी को, तो क्या बोलना है कि 1 डायमेंशनल मोशन होने के लिए पहला तो क्राइटेरिया ये है कि बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अगर इफ बोथ पार्टिकल आर इन, मैं लिखवा दूंगा, इफ बोथ पार्टिकल आर इन मोशन देन वेलोसिटी ऑफ बोथ पार्टिकल अलोंग द सेम एक्सिस। A second criteria, line of motion of both particle along the same line, collinear, not parallel line। अरे तभी पॉसिबल है when b value of b equal to what, value of impact parameter must be equal to 0। तो impact parameter क्या है, perpendicular distance between both lines, right। तो लिखिए अब कंडीशन फॉर 1 डायमेंशनल कोलिजन, condition for 1 dimensional collision, for 1 dimensional collision, before collision velocity of colliding body, velocity of colliding body along the same direction, ये पहला क्राइटेरिया है, राइट। यस, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, ये मैं बिफोर कोलिजन की बात कर रहा हूं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी along द सेम एक्सिस या सेम डायरेक्शन, राइट। along the same axis लिख दीजिए, इट्स बेटर रहेगा, नहीं along the same axis, अपोजिट भी हो सकता है, इसलिए ये ज़्यादा बोलना है along the same axis, क्योंकि सेम डायरेक्शन बोल देंगे तो आप एकदम फिक्स कर दीजिएगा। मेरा कभी कभी भावनाओं को समझिए कि बोलना क्या जा रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है, सेम डायरेक्शन भी अपोजिट भी, तो along the same axis बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। चलिए सेकेंड कंडीशन, लाइन ऑफ मोशन, line of motion of both colliding body should be collinear। कोलिनियर का मतलब यहाँ पे मेरा क्या है, पैरेलल लाइन से मतलब है या सेम लाइन से मतलब है, सेम लाइन से मतलब है।
should be collinear. It means value of impact, it means value of ये आएगा क्वेश्चन में, ठीक है. It means value of impact parameter must be equal to what? 0. B का वैल्यू क्या होना चाहिए? फिर से बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? ओके, पहला मैंने बोला फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी बिफोर कोलिजन along the same axis. Second, line of motion of colliding body before collision should be collinear. It is possible only when value of b equal to 0. It is possible only when value of b equal to 0. Agree? अब इसमें नीचे नोट करके लिखिए, क्योंकि आप लोग बातों को पकड़ लीजिएगा. देखिए, वन डायमेंशनल कोलिजन में इज इट कंपलसरी कि ऑलवेज दोनों कोलाइडिंग बॉडी का वेलोसिटी रहेगा ही? समटाइम्स देखते हैं हम लोग कैरम खेलते हैं तो एक तो जो उसमें लाल ब्लैक एंड वाइट रखते हैं और एक स्ट्राइकर रहता है, स्ट्राइकर, राइट? तो ब्लैक एंड वाइट वाला तो रेस्ट में ही तो रहता है. तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कोलाइडिंग में. ऐसे इट इज़ नॉट कंपलसरी कि ऑल द टाइम. इसलिए इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अगर सही से सोचा जाए तो? सही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी का वैल्यू को 0 होना, राइट? किसको 0 होना? 0. क्योंकि सो मेनी टाइम्स ऐसा रहेगा कि कोलिजन, वन डायमेंशनल कोलिजन में एक स्टेशनरी रहेगा और दूसरा उससे जाकर कोलाइड कर जाएगा. एग्री? इसे नोट कर लीजिए. इन वन डायमेंशनल कोलिजन सो मेनी टाइम्स वन ऑफ द बॉडी may be stationary or in rest. अब यहां देखें, ठीक है? ये है U1, ये है U2, कोलिजन पे बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे, बिल्कुल मत घबराइए. और ये है B. और मैं जानबूझ के U1 U2 को अलोंग द सेम एक्सिस लिया हूँ. इसे फर्स्ट केस अगर B के टर्म में ही बोला जाए तो अगर B का वैल्यू 0, B का वैल्यू 0 और U1 U2 पहले ही बोला गया है अलोंग द सेम एक्सिस, तो इसको कौन सा कोलिजन बोलिएगा स्टूडेंट? B का वैल्यू 0 एंड U1 U2 अलोंग द सेम एक्सिस, तो क्या हम बोल सकते हैं ये पूरा मिलाकर वन डायमेंशनल? सेकेंड, इवन इफ U1 parallel to U2, agree, but B not equal to 0, तो क्या ये वन डायमेंशनल रहेगा या टू डायमेंशनल हो जाएगा? कौन सा कोलिजन? टू डायमेंशनल कोलिजन. टू डायमेंशनल का एक और नाम है, बोलिए कौन सा? ऑब्लिक कोलिजन. ठीक है? हो गया? चलिए इसका आंसर शुभांकर देंगे. बी का वैल्यू तब कौन सा कोलिजन? कोलिजन ही नहीं होगा. शुभांकर,
U1 U2 पैरेलल राइट, पैरेलल चाहे एंटी पैरेलल। अब B का वैल्यू, ए है रेडियस R2, ए है इसका रेडियस कितना R1। आई इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या कितना कर दिया, R1 R2 से भी बड़ा कर दिया। क्या टच कर पाएगा, नहीं करेगा। तो लेकिन ये किसके लिए, मैं इसको मिलाकर ये बात कर रहा हूँ, ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगर U1 U2 बिफोर कॉलिजन पैरेलल है, इवन पैरेलल बट B का वैल्यू R1 प्लस R2 से बड़ा हो गया, देन कॉलिजन विल नॉट टेक प्लेस राइट। इसका मतलब है कि अगर U1 और U2 पैरेलल है, अब B का वैल्यू R1 प्लस R2 से छोटा बट 0 से बड़ा, देन दिस द क्राइटेरिया फॉर व्हाट, क्या नहीं भाई, कॉलिजन तो होगा ही। यस समझ गए। इसका B का वैल्यू अगर इस यहाँ देखिएगा इससे बड़ा, और अगर ये पैरेलल है देयर इज नो कॉलिजन। B का वैल्यू अगर ये दोनों पैरेलल, इवन पैरेलल भी है, अब B का वैल्यू अगर इसके बीच में लाई करेगा तो ये 1 डायमेंशनल नहीं बन पाएगा। कितना डायमेंशनल हो जाएगा, 2 डायमेंशनल। और अगर ये पैरेलल है बिफोर कॉलिजन राइट, अब B का वैल्यू 0 कर दिए, देन 1D। चलिए शॉर्टकट में बढ़िया बात बोल दिया, 1 डायमेंशनल। इसका मतलब कॉलिजन का एक टाइप तो ये भी है विथ रेस्पेक्ट टू डायमेंशन, नहीं 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन राइट। अब दूसरा कैटेगरी क्या रहेगा कॉलिजन का, सर दूसरा कैटेगरी रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी राइट, विथ रेस्पेक्ट टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वैसा कॉलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर 100% कंजर्व रहता है, उसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलेंगे, एग्री। अच्छा बताइए, किसी बॉल को, प्लास्टिक बॉल को अगर ऐसे सरफेस पे ड्रॉप करते हैं और थोड़ा भी अगर साउंड प्रोड्यूस हुआ तो क्या परफेक्टली इलास्टिक हो पाएगा, सर नहीं हो पाएगा। काइनेटिक एनर्जी इन फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया राइट। तो फिर से वही कहानी, आइडियली मान सकते हैं राइट। एनीवे, वैसा कॉलिजन जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लॉस होता हो, क्या होता हो, मैक्सिमम काइनेटिक लॉस, उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक या परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन। उसको प्लास्टिक भी बोलते हैं क्योंकि दोनों आफ्टर कॉलिजन चिपक जाता है और 2 कोलाइडिंग बॉडी बिकम सिंगल बॉडी राइट, एग्री। और एक कॉलिजन ऐसा होता है जिसमें थोड़ा लॉस होता है, मैक्सिमम लॉस नहीं होता है, थोड़ा लॉस होता है, तो उसको सिर्फ इनइलास्टिक बोलेंगे। तो विथ रेस्पेक्ट टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना टाइप का, 3 टाइप का, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली प्लास्टिक और एक दोनों के बीच का, ठीक है। तो नेक्स्ट सैटरडे इसी कॉलिजन को, जस्ट मैंने आज कॉलिजन इंट्रोड्यूस करके छोड़ दिया, ठीक है। इससे पहले का जो टॉपिक चल रहा था स्टूडेंट, उसमें बहुत सारा प्रॉब्लम मुझे करवाना है, बट मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा था कि वो प्रॉब्लम नीट का लेवल का नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं उसको करवाया, उसको मैं बाद में लूँगा और वहाँ पे बता दूंगा कि देखिए ये प्रॉब्लम कॉलिजन का है, ये प्रॉब्लम वहाँ का है, ठीक है। सुपर इलास्टिक कहाँ मिल गया आपको, यही 3 जानिए ना। देखते हैं, आपने बोल देते, मैं देखो आज सर्च करूँगा सुपर इलास्टिक क्या है, बट अभी इतना को ही जानिए, ठीक है। इतना में ही काम चल जाएगा हम लोग का, आज के लिए इतना ही। अच्छा स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास कितना